दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। भारत में जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, वो सब कुछ जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो लंबे समय तक आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज मैं भारत के मैप में सारे ही स्टेट में जो खास खास पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इनको आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि पर्वत होते क्या हैं। तो पर्वत का मतलब होता है कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसके शीर्ष पर चोटियां होती हैं और जिसके किनारे तिर्व ढाल वाले होते हैं। जिसके शीर्ष पर चोटियां हों और जिसके किनारे तिर्व ढाल वाले हों, उन्हें हम पर्वत कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और उसके जो किनारे होंगे वो तिर्व ढाल वाले होंगे और समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ भाग होगा। दूसरी चीज़ है पठार। पठार हम किसे कहेंगे? पठार जिसको हम प्लेटू कहते हैं, धरातल समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी सिरा समतल और सपाट होता है, उसे हम पठार कहते हैं। और तीसरी चीज़ है प्लेन या मैदान। तो प्लेन या जो मैदान होते हैं वो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग होते हैं जो पठारों से लगभग नीचे और समतल सपाट होंगे, जिनमें आपको ऊंचावच बहुत कम देखने को मिलेगा और ढाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे हम प्लेन या मैदान कहते हैं, जैसे उत्तर का विशाल मैदान। तो हमारे देश में बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, इनकी पीक या चोटियाँ आपसे पूछी जाती हैं। उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। ये देखिए भारत का मैप, ये आपको दिख रहा होगा, ये है राजस्थान। और राजस्थान ये पूरा का पूरा भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में हम अरावली पर्वत को देख लेते हैं। ये जो अरावली पर्वत है, अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत आपको पता होना चाहिए भारत का एक प्राचीन पर्वत है और वलित पर्वत है। प्राचीन लेकिन वलय के आकार में फैला हुआ है, इसलिए इसको हम प्राचीन वलित पर्वत कह देते हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो याद रहेगा आपको, किस काल में निर्माण हुआ अरावली का? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसके बारे में बोला जाता था कि प्राचीन काल में जिस समय इसका निर्माण हुआ था, ये कभी बहुत विशाल काय पर्वत हुआ करता था, इसकी हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आप सोचो, प्री कैम्ब्रियन काल की बात हम कर रहे हैं, मतलब कई करोड़ वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये पर्वत में बहुत ज्यादा अपक्षय और अपर्दन हो चुका, बहुत ज्यादा टूट फूट हो चुकी, इसलिए ये एक अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको थोड़ा सा जानकर ताज्जुब होगा, वो ये कि जो अरावली पर्वत है ये आज हमको जो दिखाई देता है, मुख्यतः हम बोल देते हैं कि राजस्थान में है, लेकिन ये राजस्थान अकेले राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान होता हुआ हरियाणा और ये दिल्ली तक फैला हुआ है। तो दिल्ली की जो पहाड़ियां हैं वो भी अरावली पर्वत का हिस्सा है और ये वर्तमान में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो कितनी लेंथ है अरावली पर्वत की? 800 किलोमीटर। और ये जो अरावली पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर। आपको पता ही होगा, जो गुरु शिखर है इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो राजस्थान के किस जिले में? सिरोही जिले में गुरु शिखर। तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने बोला कि जो पर्वत होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। सामान्यतः पठार उनसे छोटे होते हैं, उनसे हाइट कम होती है, और मैदान उनसे भी कम ऊंचे होते हैं। लेकिन विश्व में कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की, तो तिब्बत के पठार की जो लगभग हाइट अगर आप देखेंगे तो 5000 मीटर के आसपास है। जबकि मैंने बताया अरावली को हमने क्या बोला? पर्वत बोला। तिब्बत को हमने तिब्बत का पठार बोला, तिब्बत प्लेटू, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई लगभग 5000 मीटर। जबकि गुरु शिखर की जो ऊंची चोटी है इसकी हाइट है 1722 मीटर। आ गई बात समझ में? तो सामान्यतः पर्वत पठारों से ऊंचे होते हैं, लेकिन पठार भी पर्वतों से ऊंचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो ये देखा हमने अरावली पर्वत। राजस्थान में एक और पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू। तो याद रखिए आप, माउंट आबू, माउंट आबू ये कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है जरगा की पहाड़ी। तो जरगा की पहाड़ियाँ ये भी राजस्थान में पाई जाती हैं। एक और पहाड़ी है राजस्थान में जिसका नाम है हर्षनाथ की पहाड़ी। इसके अलावा राजस्थान में मेवाड़ का पठार है, आपने सुना होगा, मेवाड़, मेवात, सुना है ना, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है। तो ये कई भागों में राजस्थान को बांटा जाता है। तो मेवाड़ का पठार। इसके अलावा वहीं पर आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है मेसा का पठार। तो याद रखना है, जो मेसा का पठार है राजस्थान में मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले में ये आपको मेसा का पठार देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है तारागढ़ पर्वत। तारागढ़ फेमस है ये तारागढ़। तो तारागढ़ जो पर्वत है राजस्थान में, ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। तो राजस्थान में जो मुख्य पर्वत है वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत, मैं अरावली से रिलेटेड, अरावली के बारे में पूरी डिटेल, राजस्थान के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आगे वीडियो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो ये था राजस्थान। सेकंड नंबर पे जो स्टेट है वो है गुजरात। अगर हम गुजरात को देखें तो गुजरात में कुछ पर्वत हैं जिसको आपको याद रखना है। एक पर्वत है जिसका नाम है गिरनार पर्वत। और ये जो गिरनार पर्वत है राजस्थान में, ये राजस्थान के, सॉरी, ये जो गिरनार पर्वत है गुजरात में, ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। कौन से जिले में? जूनागढ़ जिले में। शायद आपने सुना होगा, शक वंश का एक बहुत ही महान शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया था और उसको यहीं पर उत्कीर्ण करवाया था। उसे हम बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो याद रहेगा, गिरनार पर्वत किस जिले में? जूनागढ़ जिले में, गुजरात की। इसके अलावा गिर पर्वत यहाँ मिलेगा और आपको यहाँ पर मांडो की पहाड़ी या मांडो चोटी भी आपको मिलेगी। तो गिरनार, गिर, मांडो की चोटी, ये सब कहाँ पर हैं? ये गुजरात में है। जो मांडो है वो गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको मांडो की पहाड़ी मिलेगी जिसको हम सौराष्ट्र भी कहते हैं। तो गुजरात का दक्षिणी भाग सौराष्ट्र कहलाता है। गुजरात का उत्तरी भाग जो एक कच्छ कारण है, भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कहलाता है। कच्छ कारण, यही कच्छ कारण का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहीं पर हमने देखा था, यहीं पर सरक्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र भी है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और नीचे आपको मिल जाएगी खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी है। चलिए, तो गुजरात में आपको गिरनार, गिर पर्वत और मांडव की चोटी आपको याद रखना है। गुजरात के बाद गुजरात के दक्षिण में हमें एक स्टेट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक पठार है जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया की वजह से जो लावा निकला, जो मैग्मा निकला, जो लावे के रूप में वो जमा हुआ, उसकी वजह से इस पठार का निर्माण हुआ। और ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ, बहुत से पर्वत फिर उसके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा, दक्कन के पठार का सबसे ज्यादा विस्तार किस स्टेट में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दक्कन का पठार केवल महाराष्ट्र में है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना और ये हमारा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भूभाग है, जो मालवा का पठार है, यहाँ भी आपको दक्कन संरचना देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये महाराष्ट्र में याद रखें दक्कन का पठार। और ये जो महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अजंता की पहाड़ी। और ये जो अजंता की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाते हुए बहती एक नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ये ताप्ती नदी के उत्तर में एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। और ताप्ती नदी के दक्षिण में एक पर्वत है महाराष्ट्र में जिसका नाम है अजंता पर्वत। तो ताप्ती नदी दो पर्वतों के बीच में है, इसको आप याद रखें। सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर के ही नदी बहती है। तो अजंता कहाँ पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में है।
इसके अलावा महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र ये आप याद रखें। महाराष्ट्र में यहीं पर सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पर्वत है, एक विशालकाय पर्वत है जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत। तो ये जो महाबलेश्वर पर्वत है यहीं से होकर के महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। सुना होगा आपने कृष्णा, तो कृष्णा का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर पर्वत से ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है बालाघाट श्रेणी। याद रखना, बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला भी है और महाराष्ट्र में एक पर्वत भी है जिसका नाम है बालाघाट श्रेणी। क्लियर है ये चीज आपको? अच्छा, आपने खंडाला पर्यटन स्थल का नाम सुना होगा, तो ये खंडाला जो है ये सह्याद्री पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। तो यहीं पर आपको खंडाला नामक पर्यटक स्थल मिलेगा। महाराष्ट्र के नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र के नीचे हम आएंगे तो उसके नीचे हमको एक स्टेट मिलेगा, बड़ा सा स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटक। और ये कर्नाटक में भी आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो कर्नाटक की कुछ पहाड़ियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ये मैसूर के पठार के ऊपर स्थित है। पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पठारी एरिया है, पठारी क्षेत्र है और इनके ऊपर बहुत सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसमें से एक मुख्य पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है इसी पहाड़ी से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी। इस कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है कर्नाटक में? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक के बाद थोड़ी सी ये लगभग 3% केरल में बहती है और उसके बाद आ जाती है तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रवाहित होती है कावेरी नदी वो तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है। लगभग 56% तमिलनाडु में बहती है कावेरी नदी। तो याद रहेगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा एक और पहाड़ी है यहाँ कर्नाटक में जिसका नाम है कुद्रेमुख, और एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो जो कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी है, इन पहाड़ियों में बड़ी विशाल मात्रा में लौह अयस्क के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लोहे की माइंस भी है यहाँ पर कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, इसको आप याद रखें क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धारवाड़, उसी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है धारवाड़। तो धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में खनिजों के लिए, धात्विक खनिजों के लिए फेमस हैं और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का, आयरन का प्रोडक्शन किया, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये अयस्क हैं लोहे के, यहाँ से उत्पादित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद एक और जिला पाया जाता है, एक और पहाड़ी है जिसको हम कुर्ग की पहाड़ी कहते हैं। तो याद रहेगा आपको कुर्ग की पहाड़ी। और ये जो कुर्ग की पहाड़ी है कर्नाटक में, ये दो चीज़ों के लिए फेमस है, चाय और कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के प्लांट लगाए जाते हैं, तो चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कर्नाटक भारत का एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी का, मतलब कहवे का उत्पादन करता है। इसके बाद कर्नाटक में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है मलनाद की पहाड़ी। तो ये भी आप याद रखें, मलनाद की पहाड़ी, ये भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगी। चलिए, कर्नाटक के बाद कर्नाटक के दक्षिण में आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है केरल। तो आप देखेंगे केरल जो राज्य है कर्नाटक के नीचे, ये बिल्कुल तट के किनारे किनारे ये फैला हुआ है केरल, जिसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से ही लगती है। ये जो केरल स्टेट है, ये केरल में भी आपको कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक पहाड़ी जिसका नाम है अगस्त मलाई। ये मलाई के नाम से बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं भारत में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगस्त मलाई की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? केरल में मिलेगी। केरल में ही आपको एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है, एक्चुअली में अन्नई मलाई की पहाड़ी है। अन्नई मलाई की पहाड़ी केरल में नहीं पाई जाती है। अन्नई मलाई की जो पहाड़ी है, ये देखिए भाई इधर एटलस में, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैला हुआ एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। और इस पर्वत की जो चोटी है उसका नाम है अन्नईमुडी। क्या नाम है? अन्नईमुडी। और याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो अन्नईमुडी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो अन्नईमुडी है वो केरल में है, लेकिन जो अन्नामलाई पर्वत है वो केरल और
तमिलनाडु की सीमा बनाता है। मतलब अधिकांश विस्तार जो है अन्नामलाई पर्वत का वो तमिलनाडु राज्य में आता है। लेकिन चोटी कहाँ आती है? केरल में आती है। तो केरल की जो हाईएस्ट चोटी हो गई, हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? अन्नईमुडी। तो अन्नईमुडी केवल केरल की नहीं है बल्कि दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर आपको याद रखना है। तो याद रहेगा आपको 2695 मीटर अन्नईमुडी, जो कहां पर है? केरल में, अन्नामलाई पर्वत पर। क्लियर? आगे चलते हैं। केरल में एक और पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है चैम्बरा पर्वत। क्या नाम है? चैम्बरा। तो चैम्बरा भी आपको कहां पर मिलेगा? केरल में मिलेगा। इसके अलावा एक और पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है पोनमुडी। तो याद रहेगा आपको चैम्बरा, पोनमुडी, ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये भी केरल में ही पाई जाती हैं। खासकर ये जो चैम्बरा है, चैम्बरा पर्वत भी बोला जाता है, चैम्बरा चोटी भी बोली जाती है, एक चोटी भी है। केरल में एक जिला है वायनाड। सुना है आपने वायनाड का नाम? भारत में बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जैव विविधता के लिए फेमस है। पश्चिमी तट पर यह जिला है वायनाड। तो वायनाड जिले में ये पर्वत या चोटी पाई जाती है जिसका नाम है चैम्बरा। तो याद रहेगा आपको। केरल के बाद आप देखें, ये तो हो गया कौन सा तट? अच्छा, केरल के पास एक तट भी है। केरल का जो तट है, समुद्री जो तट है, इसको हम मालाबार तट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो मालाबार तट है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से खूब बारिश होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है केरल का मालाबार तट। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विशेष मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। मिट्टी के लेक्चर, मिट्टी से रिलेटेड जो वीडियो है मैं अलग से बनाऊंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। केरल के बाद हम अगर पूर्वी तट पर ऊपर जाएं तो यहाँ पर दक्षिण में आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु का दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। अब देखिए तमिलनाडु में बहुत सारी पहाड़ी हैं। तमिलनाडु में सबसे दक्षिण में देखें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम। क्या नाम है? कार्डमम, जिसको हम इलायची कहते हैं। तो कार्डमम या इलायची पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इलायची की यहाँ पर बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। इलायची का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, इसी आधार पर इसका नाम पड़ा। तमिलनाडु में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। तो कार्डमम के ऊपर ही आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पालनी। तो कार्डमम जो है तमिलनाडु की दक्षिणतम पहाड़ी है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत का दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। तो कार्डमम आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको। कार्डमम के उत्तर में जाएंगे तो आपको मिलेगा पालनी। और ये जो पालनी है, पालनी से ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, यहाँ का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाईकनाल। तो याद रहेगा आपको, कोडाईकनाल बहुत फेमस पर्यटन स्थल है यहाँ का, कोडाईकनाल। नोट कर लीजिए आप, कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल पर्यटन स्थल तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा पालनी से और उत्तर में जाएंगे तो आपको और नॉर्थ में एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है शेवेरॉय। क्या नाम है? शेवेरॉय। और उत्तर में जाओगे तो एक और पहाड़ी मिलेगी तमिलनाडु में आपको जिसका नाम है जाउदी। तो शेवेरॉय, जाउदी। और उत्तर में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक और पर्वत मिलेगा जो बहुत खास पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नीलगिरी माउंटेन। तो याद रहेगा आपको नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत से रिलेटेड 2-3 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम के हैं, इनको आप याद रखिएगा, इसको आप नोट भी कर लें। जैसा मैंने आपको बताया, पालनी पहाड़ी पर कौन सा पर्यटन स्थल है? कोडाईकनाल। वैसे ही नीलगिरी पर्वत पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है साउथ का जिसका नाम है ऊटी। ऊटी, कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है ऊटी। तो ऊटी आपको मिलेगा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर एक फेमस हिल स्टेशन के रूप में। क्लियर? इसके अलावा ये जो नीलगिरी है, आपको पता होना चाहिए नीलगिरी की जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। 2637 मीटर, इसका मतलब ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो याद रहेगा, हमने देखा था दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नईमुडी, और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई? दोदा बेटा। और जो दोदा बेटा है वो किस पर्वत की चोटी है? नीलगिरी पर्वत की चोटी है जो तमिलनाडु स्टेट में मिलती है। क्लियर?
नीलगिरी के बारे में तीसरा फैक्ट एक जो आपको याद रखना है वो ये कि जो नीलगिरी पर्वत है, आपने सुना होगा जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, दोनों ही आकर के नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पर्वत पर होता है। और चौथा फैक्ट जो नीलगिरी के बारे में आपको याद रखना है, नीलगिरी पर्वत को पर्वतों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को पर्वतों की रानी भी कहते हैं। और पांचवा फैक्ट जो आपको याद रखना है नीलगिरी के बारे में वो ये कि यहाँ पर एक बहुत ही आदिम जनजाति पाई जाती है, पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है टोडा। तो याद रहेगा आपको। तो टोडा जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? नीलगिरी पर्वत से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे तमिलनाडु के पर्वत। तो याद रखना, पाली पर्वत पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन और नीलगिरी पर्वत पर ऊटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नईमुडी, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, जो किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। तमिलनाडु के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। देखें काफी लंबा कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश के पास। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश ही है। ये जो आंध्र प्रदेश है एक डेवलप्ड स्टेट है, भारत का विकसित राज्य है। और आंध्र प्रदेश में भी कुछ पर्वत और कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो फेमस हैं, इनको आप नाम याद रखिएगा। एक पहाड़ी है जिसका नाम है नल्लामलई। तो नल्लामलई पहाड़ी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। नल्लामलई के बाद यहीं पर आपको आंध्र प्रदेश में एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है पालकोंडा। और पालकोंडा के बाद वहीं एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है वेलिकोंडा। तो देखिए मिलता जुलता नाम है, नल्लामलई, पालकोंडा, वेलिकोंडा। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खास पर्वत है जिसका नाम है शेषाचलम, या इसको शेषाचलम की पहाड़ी कहा जाता है। याद रखें, भारत का सबसे अमीर मंदिर, भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर जिसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। तो शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है कौन सा मंदिर? तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक और पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है एरामला की पहाड़ी। तो एरामला की पहाड़ी ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश स्टेट में ही मिलती है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो याद रहेगा, नल्लामलाई यहाँ का एक बड़ा पर्वत है और जो शेषाचलम की पहाड़ी है उसी पर तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है उड़ीसा। तो देखिए आंध्र प्रदेश के बाद आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी एक पर्वत भी है और महेंद्रगिरी एक चोटी भी है। तो आप याद रखना, उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में। इसके अलावा यहीं पर आपको एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है मलईगिरी। तो जैसे महेंद्रगिरी गिरी गिरी से आप याद रखो, तो महेंद्रगिरी भी यही है और मलयगिरी भी यही है। यहीं पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है गड़जात की पहाड़ी। और गड़जात की पहाड़ी के अलावा ये जो उड़ीसा का जो तट है, इस तट को उत्कल तट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उत्कल तट। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तट पर आपने देखा होगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जिसका नाम है चिल्का लेक, जो भारत में डॉल्फिन के लिए फेमस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बाद भारत का एक और स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर में जो तटीय राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल देखें तो उत्तर से दक्षिण ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आपने पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा चाय के लिए फेमस है यहाँ एक पहाड़ी जिसका नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो ये देखें दार्जिलिंग की पहाड़ी, ये कहाँ मिलेगी आपको? तो ये सिक्किम के नीचे ये जो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये दार्जिलिंग है ना, सिलीगुड़ी, ठीक है, जलपाईगुड़ी, तो यहीं पर ये पर्वत फैला हुआ है। ठीक, दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है टाइगर हिल। यहीं पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पंचेत। और यहीं पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है जय चंडी। तो आपने पंचेत परियोजना का नाम सुना होगा। दामोदर नदी घाटी में पंचेत बांध बनाया गया है, ठीक है। हालांकि बहुत से बांध बनाए गए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल। तो याद रहेगा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, टाइगर हिल, पंचेत और जय चंडी। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे ये भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार।
तो बिहार, हालांकि बिहार, बंगाल, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये पूरे के पूरे मैदानी क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे बिहार में एक राजगीर की पहाड़ी, बिहार में रत्नागिरी की पहाड़ी, और बिहार में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है वैभव गिरी की पहाड़ी। तो याद रहेगा आपको। तो बिहार में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? राजगीर, रत्नागिरी और वैभव गिरी की पहाड़ी। तो ये तो हमने कुछ उत्तर दक्षिण भारत के और पूर्व के कुछ स्टेट देखे। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की। अच्छा, उससे पहले मैं झारखंड की यहाँ पर बात कर देता हूँ। झारखंड में भी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो झारखंड में भी बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे। पठार बहुत सारे हैं। झारखंड खुद एक बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है, और उसमें आपको छोटे छोटे पठार देखने को मिलेंगे, और यहाँ तो बहुत डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पठार देखने को मिलेंगे। लेकिन झारखंड में आप याद रखें, झारखंड में एक पठार है जिसको हम बोलते हैं छोटे नागपुर का पठार। क्या कहते हैं? छोटे नागपुर का पठार। एक चीज़ याद रखें, जो छोटे नागपुर का पठार है ये अकेले झारखंड में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार झारखंड में ही देखने को मिलेगा। ये जो छोटे नागपुर का पठार है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये देखिए 3 स्टेट में फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्यों में आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको खनिज देखने को मिलेंगे। छोटे नागपुर के पठार में आपको यहाँ पर कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, अभ्रक मिलेगा और यूरेनियम मिलेगा। बहुत सारे आपको खनिज देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा जर्मनी की रूर घाटी का, जर्मनी की रूर बेसिन का, जहाँ से एक राइन नदी बहती है। तो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो भी विश्व में खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी के आधार पर हम भारत का रूर प्रदेश छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं। तो याद रहेगा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। इस छोटे नागपुर के पठार के मध्य से बिल्कुल बीचों बीच से एक नदी बहती है, एक भ्रंश घाटी बनाती हुई, जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो याद रखना, केवल नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से नहीं बहती हैं, बल्कि दामोदर नदी भी छोटे नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और ये नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अगर हम देखें, दोनों भाग को बांटने का काम, छोटे नागपुर के पठार को बांटने का काम दामोदर नदी ने किया। और यहाँ छोटे नागपुर के पठार में कई सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ मिलेगा हजारीबाग का पठार, आपको यहाँ मिलेगा पलामू का पठार, यहाँ आपको मिलेगा संथाल परगना का पठार और कोडरमा का पठार, रांची का पठार, जिसे पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में आपको एक मैदान भी देखने को मिलेगा। इस मैदान को हम कहते हैं चाईबासा का मैदान। क्या कहा जाता है? चाईबासा का मैदान। तो याद रखें, चाईबासा का मैदान कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। चाईबासा से मुझे याद आया, हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक मैदान है, और जहाँ माही नदी बहती है, जो माही नदी का जो बेसिन है, वहाँ माही नदी के बेसिन को ही छप्पन का मैदान कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाईबासा का मैदान झारखंड में और छप्पन का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लियर? चलो, तो ये हमने कुछ दक्षिण भारत के और पूर्व के स्टेट हमने जहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है वो देख ली। भारत में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, उसके पहले ही वीडियोस बना करके अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें आप देख लीजिए। काफ़ी डिटेल में हमने बात की है हिमालय और हिमालय पर्वत श्रृंखला की। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्वतों की। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्वत हैं, वो कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा म्यांमार, भूटान और चीन से लगती है। तो यहाँ भी कुछ पर्वत हैं, और ये पर्वत आपको क्रम से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है मिश्मी, आबोर और डाफला, और इन्हीं पर्वतों के नाम पर, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पर इसी नाम की जनजातियां भी पाई जाती हैं। ट्राइब भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो याद रहेगा आपको, मिश्मी, आबोर और डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं, और ये इसी नाम से जनजातियां भी मिलेगी। और यहीं पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पटकाई बोम।
तो ये याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी है पटकाई बोम। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पटकाई बोम का कुछ हिस्सा आपको नागालैंड में भी देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है पटकाई बोम। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप आ जाइए थोड़ा से नीचे, और एक बड़ा सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिसका नाम है असम। क्या नाम है भाई? असम। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है असम, एक मैदानी राज्य है। असम में भी कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। असम में आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो ये पहाड़ियों का क्रम देखने को मिलेगा। असम में मिलेगा पहले मिकिर, सबसे पश्चिम में यहाँ पर मिकिर है, फिर उसके बाद है रेंगमा, और उसके बाद है फिर बराइल। तो पश्चिम में मिकिर, मध्य में रेंगमा, और असम के पूर्व में बराइल नामक पहाड़ी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, उसके बाद है मेघालय। तो मेघालय से आप तो वाकिफ होंगे, मेघालय को आप जानते होंगे, आपने बचपन से ही सुना होगा। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। चूंकि ये जो गारो, खासी और जयंतिया हैं, ये पहाड़ियाँ कीप का आकार बनाती हैं, कीप का आकार बनाती हैं, जिस वजह से उधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो तीव्र वेग से आती हैं, और तीव्र वेग से आने के कारण ये पवनें आगे नहीं बढ़ पाती, ये सीधे इनसे टकराकर ऊपर उड़ जाती हैं। और यहाँ 2 जगह है मेघालय के पठार में, मौसिनराम और चेरापूंजी, यहाँ दुनिया में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो वो किन पहाड़ियों की वजह से ये कंडीशन बनी? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी की वजह से यहाँ पर ये कंडीशन बनती है। तो याद रहेगा, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मेघालय में मौसिनराम, और सेकंड चेरापूंजी। क्लियर? तो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी हैं वो मेघालय में मिलेंगी। इसके अलावा मिजोरम में, उसी के नीचे भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम में 2 पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, एक का नाम है लुसाई पहाड़ी और एक का नाम है पूर्वांचल की पहाड़ी। तो लुसाई पहाड़ी याद रखना, फेमस पहाड़ी है ये लुसाई पहाड़ी। शायद इस पहाड़ी को नीला पर्वत भी कहा जाता है ना, यहीं पर मणिपुर में ब्लू हिल भी बोलते हैं। और ये जो पूर्वांचल की पहाड़ी है वो भी आपको मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई मिलेंगी, मुख्यतः मणिपुर में है। तो ये हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी, और भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में भी एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है नाइचो की पहाड़ी, या नाइचो पर्वत के रूप में आपको नाम मिल जाएगा। तो नाइचो आप याद रख लीजिएगा, कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पर्वत हैं, हालांकि मध्य प्रदेश को हम अलग से पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक पर्वत फैला हुआ है मध्य प्रदेश के उत्तर में जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए यूपी, और यूपी के बाद बिहार, मतलब थोड़ा सा झारखंड में भी आता है, और फिर बिहार। तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सासाराम। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश होता हुआ, यूपी होता हुआ, बिहार के सासाराम तक ये पर्वत फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। काफ़ी लंबाई में फैला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में फैला है। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये भी पुनः, इसको भी हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे इसका जो मध्य भाग है उसको हम भांडेर श्रेणी कह देते हैं, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसे हम कैमूर पर्वत कहते हैं। तो कैमूर पर्वत की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है त्रिकुटा, और उसी त्रिकुटा चोटी पर शारदा माँ का मंदिर मैहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश में एक बड़ा पर्वत पाया जाता है पश्चिम से पूर्व, उसी के समानांतर फैला हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है ये कहलाता है राजपीपला की पहाड़ी। इसका जो मध्य भाग है वो कहलाता है महादेव पर्वत, जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। ठीक है, तो याद रहेगा मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी? धूपगढ़। और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मैकाल पर्वत। और ये जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के पूर्व में भी है, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भी कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत आपने सुना होगा, राजनांदगांव में एक पहाड़ी है जिसका नाम है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। तो जो डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है
वो भी मैकाल पर्वत का ही हिस्सा है। तो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी फैला है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश के अलावा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप चाहें तो उसे नोट कर लें, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा एक सिहावा पर्वत, और ये जो सिहावा पर्वत है ये है धमतरी जिले में। और धमतरी जिले में जो सिहावा पर्वत है ये है भाई धमतरी जिला छत्तीसगढ़ का उत्तर में। और यहीं से होकर के एक विशालकाय नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, जो छोटे नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। किस जिले में है सिहावा पर्वत? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पहाड़ी है मैकाल पर्वत पर, बदरगढ़ की पहाड़ी। तो ये भी आप याद रखें, बदरगढ़, इसको बदरगढ़ चोटी भी को कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। इसके अलावा यहाँ पर अबुझमाड़ की पहाड़ी भी है बस्तर के पठार में, और यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी भी है। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा यहाँ पर एक पठार भी है, हालांकि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ पठारी क्षेत्र ही है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। इस पठार का नाम है लोरमी का पठार और पेंड्रा का पठार। पेंड्रा की पहाड़ी भी बोल दिया जाता है कई जगह। तो लोरमी और पेंड्रा का जो पठार है ये भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। एक बात और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, आपने सुना होगा बस्तर का पठार, है ना। ये जो बस्तर का पठार है, बस्तर प्लेटू, नक्सलाइट मूवमेंट के लिए फेमस है हमारे भारत में। और ये जो बस्तर का पठार है ये भी एक बड़े पठार का हिस्सा है। बस्तर का पठार जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है ये भी एक बड़े पठार का हिस्सा है। इस पठार को हम दंडकारण्य पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंडकारण्य पठार। और ये जो दंडकारण्य पठार है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। तो याद रहेगा, तो दंडकारण्य पठार एक बड़ा पठार है जिसके अंदर एक छोटा पठार है जिसका नाम है बस्तर का पठार। अपने बस्तर के पठार में सुना होगा दंतेवाड़ा, सुकमा घाटी, जो नक्सल मूवमेंट के लिए फेमस है। क्लियर? या नक्सल मूवमेंट के लिए कुख्यात हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये हो गया दंडकारण्य का पठार। इसके अलावा एक और पठार है भाई, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला है। तेलंगाना का पठार आपने सुना होगा, जो तेलंगाना का पठार है, ये जो तेलंगाना का पठार है ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। और जो कृष्णा नदी है, जो अभी मैंने बताया था कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये कृष्णा नदी ही तेलंगाना के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। तेलंगाना का पठार कहाँ पर है? तेलंगाना में। कृष्णा नदी तेलंगाना के पठार की कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाती है। और याद रखना, एक और पठार है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है रॉयल सीमा का पठार। कौन सा पठार? रॉयल सीमा का पठार। ये जो रॉयल सीमा का पठार है ये आंध्र प्रदेश में है। इस रॉयल सीमा के पठार की उत्तरी सीमा एक पर्वत बनाता है जिसका नाम है नल्ला मलाई पर्वत। तो नल्ला मलाई पर्वत रॉयल सीमा के पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा, रॉयल सीमा के पठार की दक्षिणी सीमा एक पर्वत बनाता है जिसका नाम है पालकोंडा पर्वत। तो याद रहेगा, तो रॉयल सीमा कहाँ का पर्वत है? रॉयल सीमा का जो पठार है वो आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। क्लियर? तो जैसे इसका नाम है रॉयल, वैसे ही आंध्र प्रदेश भी एक रॉयल स्टेट है। क्लियर? हालांकि साउथ के जितने भी स्टेट हैं सारे के सारे रॉयल स्टेट भी हैं। तो ये देखा हमने भारत के पर्वत, पठार और मैदान, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर एग्जाम के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आगे के वीडियोस भी आप ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।